हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज का जो चैप्टर है, आज 11th का प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस है। बहुत बढ़िया चैप्टर है और इसको देखने में बड़ा मजा भी आएगा। ठीक है, आओ चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो अगर हम शुरुआती स्टेज की बात करें तो शुरुआती इसका बेसिक समझ लो कि प्राइवेट का मतलब क्या होता है। कि प्राइवेट का मतलब कि जिसकी ओनरशिप किसके पास हो, किसी एक इंडिविजुअल के पास हो या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के पास हो। किसके पास हो भैया? ओनरशिप की अगर हम बात करें तो किसके पास होगी? किस ऑब्वियस सी बात है, किसी एक इंडिविजुअल की बात होगी। कोई एक इंडिविजुअल होगा या फिर कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होगा। क्या होगा? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होगा। ठीक है। दूसरा, अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक नाम से ही समझ में आ रहा है कि कंट्रोल ऑफ पावर किसके पास होगी? गवर्नमेंट के पास होगी। और ग्लोबल एंटरप्राइजेस का मतलब जिनको एमएनसीज कहा जाता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ये तुम्हारी टेरिटरी छोड़ के बाहर की कंट्री की कोई कंपनी होगी। अब इन्हीं के बारे में हमको सबसे पहले जानना है, तो शुरुआत हम पब्लिक से करते हैं, यानी गवर्नमेंट से करते हैं। ठीक है। अब अगर पब्लिक में आते हैं तो पब्लिक में पहला आता है तुम्हारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्या आता है भैया? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग। ठीक। अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मतलब क्या हो गया कि देखो, सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है ये किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का, सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म माना जाता है इसको। सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म होता है किसी भी, और अगर हम बात करें बहुत पहले से ये चला आ रहा है। कैसे बेटा? देखो, तो जैसे अगर हम रेलवे की बात करें, डिफेंस की बात करें, पोस्ट की बात करें, टेलीफोन सर्विसेज की बात करें, टेलीग्राफ की बात करें, तो ये सब ओल्डेस्ट फॉर्म है। मतलब कि अगर रेलवे तो अभी तो कुछ अभी आना चालू हुआ था, मतलब तुम्हारे जब ब्रिटिशर्स आए थे, या डिफेंस भी उसी समय स्टार्ट हुआ था। बट पोस्ट, टेलीग्राफ, टेलीफोन भी अभी आया तुम्हारा। पोस्ट और टेलीग्राफ बहुत पहले से चला आ रहा है, राजाओं के समय से पोस्ट और टेलीग्राफ चला आ रहा है। अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मतलब क्या हो गया कि सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। क्या होता है भैया? ओल्डेस्ट फॉर्म होता है, ओल्डेस्ट फॉर्म होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक। इन पे हमेशा याद रखना कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो होती हैं, इनकी कोई भी सीक्रेट एग्जिस्टेंस नहीं होती है, कोई भी नो सीक्रेट एंटिटी, कोई भी इनकी खुद की आइडेंटिटी नहीं होती है। नो सीक्रेट आइडेंटिटी, कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती है इनकी। दूसरा, कंट्रोल ऑफ पावर सीधे सीधे किसके पास होती है? कंट्रोल ऑफ पावर सीधे सीधे गवर्नमेंट के पास होती है। गवर्नमेंट पूरी तरीके से इनको कंट्रोल करती है। ठीक है भैया लोग, गवर्नमेंट ही इनको सीधा सीधा कंट्रोल करती है। अब अगर इसके हम फीचर्स पे चले जाएं, किस पे चले जाएं भैया? फीचर्स पे चले जाएं, तो ध्यान देना कि इन पे ओवरऑल कंट्रोल जो होता है, ओवरऑल जो कंट्रोल होता है इज वन ऑफ द मिनिस्ट्री। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में तुमको बता दिया था कि फॉर्म कितने होते हैं। रेलवे, डिफेंस, पोस्ट, टेलीफोन, टेलीग्राफ, ये सब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के पार्ट है। सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म होते हैं, कोई सीक्रेट आइडेंटिटी नहीं होती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी तो ऑब्वियस सी बात है, इन सभी के लिए वो अलग से एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर देती है। क्या कर देती है? एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर देती है। उस डिपार्टमेंट की एक कोई मिनिस्ट्री होगी, और उसका एक कोई मिनिस्टर होगा। ठीक। अगर हम रेलवे की बात करें तो पीयूष गोयल साहब जी रेलवे के हैं कि नहीं है? पीयूष गोयल साहब जी हैं। डिफेंस की अलग मिनिस्ट्री है, पोस्ट की अलग सर्विसेज मिनिस्ट्री है, टेलीफोन, टेलीग्राफ, इन सब की अलग मिनिस्ट्री ही है। पूरा का पूरा मिनिस्ट्री ही काम कर रही है। तो ओवरऑल कंट्रोल किसके पास होता है? ओवरऑल कंट्रोल मिनिस्ट्रीज के पास होता है। ये मिनिस्ट्री ही इन पूरे का पूरे डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल कर रही होती हैं, और ये मिनिस्ट्री ही इन पूरे डिपार्टमेंट्स को देखभाल कर रही होती हैं। रेलवे की मिनिस्ट्री है, पूरा बजट पास होता है उसका। तो अगर हम दूसरे की बात करें तो कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, नो सीपरेट एंटिटी, कोई भी सीपरेट एंटिटी नहीं होती है इनकी। तुमको लगता है कि अगर रेलवे का तुम टिकट लिखो तो उस पर देखो पीछे लिखा रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। एंटिटी का मतलब ये हो सकता है कि अकेले काम नहीं करेंगे, ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे ही काम करती हैं, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती हैं, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है, तो ये गवर्नमेंट से अलग काम नहीं कर सकती हैं। अगर हम टेलीफोन की बात करें तो अब तो टेलीफोन बंद हो गया। मतलब अगर बीएसएनएल की अगर तुम बात करो, एमटीएनएल की बात करो, ये सब कुछ किसमें थी? टेलीफोन सर्विसेज में है।
पोस्टल सर्विसेज की बात करो, पोस्टल सर्विसेज की बात करो, इंडियन पोस्ट की बात करो, देखो उस पर लिखा रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडियन पोस्ट की अगर बात करो तो नीचे लिखा रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो क्यों होता है? क्योंकि इनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, कोई सीपरेट एंटिटी नहीं होती है, ये सबके सब गवर्नमेंट के फॉर्मेशन पे ही काम करते हैं। गवर्नमेंट का पूरा हस्तक्षेप रहेगा इनमें, पूरा गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी। अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा बात करता है फाइनेंस फ्रॉम एनुअल बजट। पैसा कहां से आता है? एनुअल बजट पास होता है ना। रेलवे के लिए देखोगे, रेलवे बजट पास होता है, रेलवे बजट पास होता है। अलग से एक रेलवे बजट निकाला जाता है कि रेलवे एकदम अलग से बजट निकालेगा उसके लिए। उस रेलवे के तहत, मतलब उस बजट के तहत ही रेलवे में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या रेलवे में पैसा लगाया जाएगा, कहां तक ट्रैक बिछाया जाएगा, कितनी नई ट्रेनें को लॉन्च किया जाएगा, ये सब कुछ किस में आता है? इस रेलवे बजट में ही तो आता है। तो कहां से ये जो भी पैसा आ रहा है इनको चलाने के लिए, वो कहां से आ रहा है? रेलवे बजट से ही आ रहा है। डिफेंस के लिए भी अलग से पैसा आता है, डिफेंस के लिए भी बजट आता है। कितना बम खरीदना है, कितना गोला बारूद खरीदना है, ये सब किसके लिए आएगा? डिफेंस के लिए ही तो आएगा। तो ये बजट से ही तुम्हारा क्या होता है? पास होता है। जो एनुअल बजट हमारा निकलता है, साल का जो बजट निकलता है, उससे निकलता है। ठीक है। उसके बाद जो पैसा रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू डिपॉजिटेड इन ट्रेजरी, जो रेवेन्यू डिपॉजिट होता है, जो इस बिजनेसेस में, जो ये पैसा तुम्हारा इन सभी बिजनेसों से जो पैसा आ रहा है, वो कहां डिपॉजिट होगा? वो तुम्हारा डिपॉजिट होगा किसमें? ट्रेजरी में तुम्हारे डिपॉजिट होगा। ट्रेजरी का मतलब सरकार के खाते में जाता है, सरकार की इनकम में जाता है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है, उसमें सारा पैसा चला जाता है। तो इनके पास कोई पैसा नहीं होता है, इनके पास कोई भी पैसा नहीं होता है। पूरा का पूरा पैसा किसके पास चला जाता है? गवर्नमेंट के पास चला जाता है, उनकी ट्रेजरी अकाउंट में चला जाएगा। उस गवर्नमेंट का खाता होगा, ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है, आप लोग के शहरों में होगा, देखिएगा। ट्रेजरी डिपार्टमेंट का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट कहां से इनकम जनरेट कर रही है, मतलब सरकार का एक तरह से इनकम हो गया। वो डिपार्टमेंट होता है, वो सारे पैसे मामलों को संभालता है। जो भी टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, उन्हीं सब सारे मामलों को वो संभालेगा। तो सारा पैसा कहां चला जाता है? सरकार के खाते में, ट्रेजरी डिपार्टमेंट में चला जाता है। और हम बात करें कि जो स्टाफ्स होते हैं, जो स्टाफ्स आर सिविल सर्वेंट। स्टाफ क्या होते हैं? सिविल सर्वेंट होते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। भाई इनकी नौकरी लगती है कि नहीं लगती है? रेलवे में, पोस्ट में, डिफेंस में जॉब आती है, तो इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी, सरकारी नौकरी इसको कहा जाता है। भाई ये सरकार के ही तो इंसान काम करने वाले हैं, सरकार के ही तो लिए काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ये सिविल सर्वेंट होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है, एक एग्जाम लेगी, उनके थ्रू इनको रिक्रूट करेगी और उसके बाद इनको नौकरी देगी और उसी हिसाब से इनको सैलरी दी जाती है। मतलब कि ये किस में आते हैं? सरकारी नौकरी में आते हैं, सरकारी नौकरी में आते हैं। ठीक है भैया। अब चलो आते हैं किस पे हम आते हैं इसके मेरिट्स पे। मेरिट देखो इनका पहले की बात करें तो ये इजी फॉर्मेशन में होते हैं। इजी फॉर्मेशन है इनका। इनको बनाना बड़ा आसान होता है, कुछ नहीं करना है, खाली एक तो एक्ट ले आए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कहाँ चले जाएंगे? पार्लियामेंट में गए, बात किए कि भैया कि हमको डिपार्टमेंट चाहिए। पार्लियामेंट में गए, कहे कि भैया कि इस एक कोई कंडीशन बना देंगे कि ये हमको डिपार्टमेंट क्रिएट करना है, सारे जो हैं 3/4 अलॉटमेंट मिल जाता है, 3/4 लोग। अब भाई जिसकी सरकार रहेगी, आज बीजेपी को, मतलब मोदी जी को मन करता है कि कोई एक डिपार्टमेंट अलग से हम बनाएंगे, ठीक। अब वो क्या करेंगे? मोदी जी की सरकार है, 3/4 जितने भी इनके मेंबर्स होंगे वो साइन कर देंगे, बन गया डिपार्टमेंट, मजा लो। तो डिपार्टमेंट बनाने में बहुत आसानी होती है, इजी फॉर्मेशन होता है। इफेक्टिव कंट्रोल होता है, इस पे इफेक्टिव कंट्रोल होता है। जो भी मामले इसके होते हैं, ये डिस्कस किए जाते हैं कहां पे? ये डिस्कस किए जाते हैं पार्लियामेंट में। कहां डिस्कस किए जाते हैं? पार्लियामेंट में डिस्कस किए जाते हैं। मामला सीधे पार्लियामेंट में पहुंचेगा, थोड़ा सा भी मामला इधर उधर हुआ, सीधे मामला पार्लियामेंट में पहुंचेगा। तो पार्लियामेंट में अगर पहुंचा तो काम 25 हो जाएगा। भाई ऑब्वियस सी बात है कि इनमें अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो सीधे सीधे मामला कहां चला जाएगा? पार्लियामेंट चला गया।
अब पार्लियामेंट होगा, वहां डिस्कशन होगी, चीजों को लेकर बातचीत होने लगेगी, हाँ, मामला उछल जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल बड़ा ही इफेक्टिव हो जाता है, कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता है यहाँ पे, तो कंट्रोल काफी इफेक्टिव होता है। तीसरा देखो, तीसरा जो होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अ फंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जो पैसा इनका जनरेट होता है, जो वो सीधे सीधे तुमको पता ही है वो कहाँ चला जाता है, सरकार के खाते में, मतलब सरकार के ट्रेजरी में चला जाता है वो पैसा। अब ये जो ट्रेजरी का जो पैसा होता है, अब इस पैसे पे एक एक रुपए का, मतलब कि एक एक रुपए का हिसाब दिया जाता है, एक एक रुपए का हिसाब दिया जाता है, और वो हिसाब आप पब्लिकली भी आपको करना पड़ता है, वो हिसाब आपको पब्लिकली भी करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल हम तुमको बता दें कि 2020 में सरकार ने किस पे, वृद्धों पे, मतलब कि 60 इयर्स के जो ऊपर लोग हैं, इन पे किसी भी प्रकार का कोई भी कंसेशन अलाउड नहीं किया। 2020 से लेके 2021 तक सरकार को करीबन 1500 करोड़ का फायदा हुआ था, सिर्फ इस कंसेशन को मिटाने की वजह से। सरकार ने कहा कि ऐसा है कि जब बूढ़े लोग 2020 में टिकट ले सकते थे तो वो आगे भी ले सकते हैं, तो उनका मानना यह था कि हम कंसेशन क्यों दें, कि जब वो ऑब्वियसली वो खरीद ले रहे हैं, तो जब वो खरीद ले रहे हैं तो हम कंसेशन नहीं देंगे, तो 1500 करोड़ का करीबन मुनाफा यहां पे हमको देखने को मिलता है। तो ये किसके द्वारा बताया गया है, ये उनको पब्लिकली करना पड़ा है ना भाई। पब्लिकली आप जाइए, साइट्स पे जाइए, आपको पता चल जाएगा कितना जनरेट हुआ, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो एक एक पैसे का हिसाब यहाँ पे होता है कि कैसे कैसे उस फंड का इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि जीएम साहब आए और पैसे का इस्तेमाल उड़ा दिया, ये यहां पे नहीं होगा कि जीएम साहब के पास पैसा, अंधा पैसा पड़ा हुआ है, आया सरकार ने दे दिया है, कॉन्ट्रैक्ट का पैसा भाज दिया। हाँ होता है इंटरनली, तो भैया अब एडवांटेज है तो ये तो पढ़ना जरूरी है कि हाँ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड होता है। बट भाई जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह हैं वो 3-5 तो कर ही देते हैं भाई, पैसा गवर्न तो कर ही भाई। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में अगर पैसा गवर्न नहीं होगा तो गवर्नमेंट काम कैसे करेगी, मोटिवेशन कहां से आएगा उनको, तो यहां पे ये जरूरत पड़ जाती है। आगे चौथा देखो भैया, अगर हम चौथे की बात करें तो ये अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, जवाबदेही किसकी होगी, जवाबदेही उस मिनिस्ट्री की होगी, उस ऑफिशियल्स की होगी, मिनिस्ट्री की जवाबदेही होगी। अगर कोई भी गलती होती है, कोई भी गलती होती है तो ये मिनिस्ट्री और वो मिनिस्टर्स ही जवाब देंगे भैया, मिनिस्टर ही जवाब देंगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मामला इधर उधर हुआ तो काम बिगड़ जाएगा। अब जैसे मैं बात करता हूं कि अगर हम डिफेंस की बात करें, किसकी बात करें, डिफेंस की बात करें, और भारत ने कोई एक ऐसा बम बनाया जो 4000 किलोमीटर की रफ्तार, मतलब 4000 किलोमीटर दूर मार सकता है, उसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर की है। पता चला कि ये बम का जो भी डेटा था सब लीक हो गया। अब उसकी जवाबदेही कौन करेगा, उसकी जवाबदेही वो मिनिस्ट्री करेगी कि भैया कि आपके डिपार्टमेंट में कैसे ये करप्शन हो सकता है, भाई मामले को समझाएंगे। बट यहां भी हो जाता है, कहने का मतलब यह है कि कहने के लिए है कि अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही है, उंगली तो दिखाएंगे एक दूसरे के ऊपर। इसमें भी सबसे ज्यादा रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी इसी में देखने को मिलती है। रेलवे में ही रेड टेपिज्म तुमको मिलेगा, पेपर वर्क इतना ज्यादा होता है कि काम इतना ढीले हो जाएगा कि एकदम मने नहीं करेगा। तो यहां पे जो तुमको ये कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी की बात, ये बड़े लेवल पे, मतलब कि अगर बड़े लेवल पे मामला गंभीर होता है, डिफेंस में कोई बम का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही मतलब लीक हो गया, रेलवे की ट्रेनों के पूरा का पूरा एक डेटा ही लीक हो गया, तो ये सब समस्या क्रिएट कर देगा। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी किसके पास होगी, इन मिनिस्टर्स के पास होगी, एग्जैक्ट सुपीरियर्स के पास होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होगी। तो ये तुमको देखना है। उसके बाद पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू, अरे भाई पब्लिक रेवेन्यू हमारा ही तुम्हारा पैसा है ना। रेलवे में पैसा किसका जाता है, हमारा ही तुम्हारा तो जाता है। डिफेंस जो बम गोला बारूद बन रहा है वो टैक्स का पैसा तुम्हारा ही तो जा रहा है। पोस्टल सर्विसेज में तुम ही पैसा देते हो, टेलीफोन सर्विसेज का पैसा तुम ही दे रहे हो, टेलीग्राफ का पैसा तुम ही दे रहे हो। तो सब कुछ पब्लिकली तो है, पब्लिक का ही तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि मार्स से आ रहे हैं लोग यहाँ पे डिफेंस का इस्तेमाल करने, रेलवे का इस्तेमाल करने। अरे रेलवे में हम ही तुम तो जाते हैं, बड़े लोग तो फ्लाइट में जाते हैं। गरीब इंसान, मिडिल क्लास से लेके पुअर सोसाइटी के लोग ही तो ट्रेन में सफर कर रहे हैं। हम ही लोग तो सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं, बाकी लोगों को तो छूट मिल जा रही है, 5-5 लाख करोड़ की डिफेंस की छूट मिल जा रही है। खैर आगे देखो, सिक्रेसी। सिक्रेसी का मतलब क्या हो गया भैया,
सिक्रेसी का मतलब है कि मामले को दबाने की बात हो रही है। मामला इन द सेंस का मतलब ये हो गया कि जो चीजें जरूरी हैं, क्योंकि मामला यहाँ डिफेंस का है, मामला यहाँ रेलवे का है, मामला यहाँ ब्रॉडकास्टिंग का है। अब डिफेंस में भी ब्रॉडकास्टिंग होती होगी, ऑब्वियस सी बात है, डिफेंस सिस्टम में भी ब्रॉडकास्टिंग होती है। अगर उसमें कोई ऐसा मामला लीक हो जाए या उसमें कुछ ऐसा हो जाए कि हमारा यूनिट कश्मीर में है, उसके बाद से तुम्हारा चाइना के बॉर्डर पे है और मामला लीक हो गया, कई लोगों की जान चली जाएगी। तो डिफेंस में भी इसकी जरूरत पड़ती है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस में इसकी जरूरत पड़ती है। मान लो कि पूरा का पूरा डेटा ही लीक हो गया, कन्वर्सेशन ही लीक हो गई लोगों की, तो ये सब मामलों में सिक्रेसी बहुत मेंटेन करके रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसके मेरिट्स हो गए। आओ चलो इसके डीमेरिट्स के बारे में देखते हैं। अब अगर हम डीमेरिट की बात करें, किसकी बात करें भैया, डीमेरिट की बात करें, तो डीमेरिट में देखो पहला क्या आता है, इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ये चेंज नहीं ले आते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं, पुराने ढर्रों पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेन सिस्टम में देख लो, अब तो धीरे धीरे वो चेंज आ रहा है ना। ये इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होने की बात नहीं हो रही है यहां पे, ये इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज ही नहीं होंगे। इन्वायरमेंट अगर चेंज होगा तो ये चेंज ही नहीं होते हैं, इन्वायरमेंट के हिसाब से ये चेंज नहीं होते हैं। जरूरत किसी और चीज की है, मामला पुराने ढर्रों पे चल रहा है। अब धीरे धीरे बदलाव देखने को मिल रहा है कि तुमको ट्रेन्स के नए सिस्टम्स तैयार हो रहे हैं, ट्रैक्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, डिफेंस में नई नई चीजें आ रही हैं। बट कुछ समय पहले तो ऐसा नहीं था ना, इनफ्लेक्सिबल थे, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी, कहने का मतलब ये हो गया कि डिपार्टमेंट का जब कंट्रोल मिनिस्टर्स के पास होता है, और जब मिनिस्टर्स, ऑब्वियस बात है, मिनिस्टर पढ़े लिखे है ये नहीं है, उनको पता ही नहीं है कैसे डिपार्टमेंट को चलाना है। भाई उनको पता रहता है कि इस डिपार्टमेंट को कैसे चलाना है। एक इंसान जो आईएएस बन के या बड़े बड़ी पोस्ट, बड़े बड़ी सर्विसेज निकाल के वहां पे नौकरी कर रहा हो, और एक मिनिस्टर जिसको कुछ नहीं आता जाता है, खाली पैसे के दम पे उस खाली डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बना हुआ है, वो कितना बुद्धि दे देगा, वो कितना वो चाहक रहेगा। अंड बंड बयानबाजी करोगे तो उससे इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज ही नहीं ला पाते हैं ये, उसके हिसाब से। दूसरा देखो, लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन देखो क्यों, जो प्रमोशंस होते हैं, क्या होते हैं, जो प्रमोशंस होते हैं, जो प्रमोशंस हो रहे हैं, ये प्रमोशन सीनियरिटी के बेसिस पे होते हैं। किसके बेसिस पे होते हैं, सीनियरिटी के बेसिस पे होते हैं। सीनियर लोगों के हिसाब से इसकी होगा, जो सीनियर होगा वो तुम्हारा प्रमोशन ले लेगा। यहां पे वर्क के हिसाब से, काम के हिसाब से नहीं मिलता है प्रमोशन, वर्क के हिसाब से प्रमोशन नहीं मिलता है। तो जब काम के हिसाब से प्रमोशन नहीं मिलेगा तो मामला तो गंभीर हो जाएगा ना। भाई काम करोगे तभी तो, भाई जितना अच्छा काम करोगे प्रमोशन उसके हिसाब से मिलना चाहिए। तो यहां सीनियरिटी के हिसाब से तुमको प्रमोशन मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है भाई तुम्हारा मन ही नहीं करेगा काम करने के लिए, तुम कहोगे यार छोड़ो यार काम करने जाए, सीनियर है, जब सीनियर प्रमोशन लेगा तो हम क्या ले। तीसरा देखो, लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं मिलती है यहां पे, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा कहां चला जा रहा है, पूरा का पूरा गवर्नमेंट ट्रेजरी में चला जा रहा है, गवर्नमेंट ट्रेजरी में चला जा रहा है, पैसा ट्रेजरी में चला गया। इनके पास पैसा है ही नहीं है, तो इनके पास तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है ही नहीं। उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है, उस पैसे को कितना रखना है, उसका रेवेन्यू कहां तक जाएगा, कैसे इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी नहीं आपके कंट्रोल में है। सारा का सारा कंट्रोल किसके पास है, वो तो गवर्नमेंट के पास है। सारा पैसा गवर्नमेंट के पास चला जा रहा है। अब सारा पैसा अगर गवर्नमेंट के पास चला गया तो तुम्हारे पास कहां बचा, घंटा, क्या करो, घंटी बजाओगे। पैसा जब रहेगा तब ना तुम कुछ करोगे। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी तुमको मिलती ही नहीं है, क्योंकि सारा पैसा तो ट्रेजरी में है। चौथा देखो, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट देखो कैसे इनएफिशिएंट मैनेजमेंट दिखता है। अब यहां पे क्या होगा कि अब डिपार्टमेंट में नौकरी ले ली, जॉब ले ली, भैया नौकरी ले ली, हो गया दिमाग में गिन के भैया कि अब सरकारी नौकरी हो गई है, अब हमको यहां से कोई निकाल ही नहीं सकता है। इनके दिमाग में हो गया कि इनको कोई भी यहां से क्या करेगा, निकाल नहीं कर पाएगा, लेफ्ट नहीं कर पाएगा, इनको निकाल ही नहीं पाएगा यहां से। जब ये निकाल ही नहीं पाएंगे तो ऑब्वियस बात है इफिशिएंसी कहां से आएगी, जब तुम्हारे अंडर डर रहेगा कि हम काम नहीं करेंगे, और तो हम काम अगर नहीं किए तो हमको निकाल दिया गया। जैसे स्कूल में तुमको डर नहीं होता कि होमवर्क करके नहीं किया तो मास्टरवा मारेगा, मार के मुंह बिगाड़ देगा, होता है कि नहीं होता है। हमारे यहां तो मार के मुंह सुझा देते थे सब। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पे इनएफिशिएंट मैनेजमेंट इसी वजह से दिखता है, क्योंकि मतलब कि वो थिंक करते हैं, वो ये उनके दिमाग में रहता है
कि उनको कोई निकाल नहीं सकता है, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, वो बहुत करेंगे तो सस्पेंड करेंगे बट हमको नौकरी से नहीं निकाल पाएंगे। तो इसकी वजह से उनका जो मैनेजमेंट होता है बहुत इनएफिशिएंट होता है, इफिशिएंटली वो काम नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर से जो डर है कि नौकरी से हमको निकाला नहीं जाएगा क्योंकि हम काम नहीं कर रहे हैं, वो डर खत्म हो जाता है। ठीक है, बिना काम के पान खा के आएंगे, थूकेंगे पूरा। रेलवे में जाके देखो। अगला आता है रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म का मतलब कि पेपर वर्क इतना ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा पेपर वर्क कर देंगे कि एकदम दिमागे डिस्टर्ब हो जाएगा तुम्हारा। कोई नई ट्रेन लॉन्च करनी हो, कोई जमाना लगा देंगे सब। कोई ट्रैक बढ़ाना है, जमाना लगा देंगे सब। ठीक है, डिफेंस में कोई नया सिस्टम लेके आना है, जमाना लगा देंगे। क्यों? क्योंकि भैया इतना पेपर वर्क, पार्लियामेंट में जाएगा, वहां इशू होगा, उसके बाद से डिपार्टमेंट में आएगा, वहां साइन करेंगे, फिर जीएम साइन करेंगे, फिर एसएम साइन करेंगे, फिर आरएम साइन करेंगे, उसके बाद से उनका उसको फिर रीराउट किया जाएगा, फिर उसको चेक किया जाएगा कि सही चल रही है कि नहीं चल रही है। उसके बाद अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर से पूरा प्रोसेस होगा। तो अभी एक चीज के लिए इतना ज्यादा टिटिम्मा मचा देते हैं सर कि एकदम दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा तुम्हारा। अगर देख लिए काम करते हुए इन लोग को तो मन तो करेगा कि इनको पकड़ के रूम में ले आए, मार गिरा के मुंह घुमा दे इनका। तुम टिकट ही लेने जाओ, पहले काउंटर पे टिकट लेने जाओ तो पहले कहते थे वो पान खा के अब बैठेंगे, अब पान खाने के बाद कहेंगे कि नाम क्या है आपका, तो सुरेश कुमार। तो वो टिपिर टिपिर कर रहे हैं SURESH। अब उसके बाद से स्पेस दबाएंगे, फिर KU कितना हुआ, कहां तक जाना है, तो वो फिर बोलेंगे कि हमको यहां तक जाना है। अब धीरे धीरे ये चेंजेस आने लगे हैं, पहले तो ऐसा था नहीं। तो कहने का क्या मतलब हो गया कि रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी। दूसरा ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब यह है कि पूरा का पूरा कंट्रोल, मैंने तुमको ऑब्वियस बता दिया था कि कंट्रोल कहां पे चला जाता है, मिनिस्ट्रीज के पास चला जाता है। अब मिनिस्ट्री जहां होती हैं वहां पे जानते ही हो, जहां मिनिस्टर्स होंगे वो रेलेंगे, वो अपने हिसाब से काम करेंगे, उनका मन करेगा तो किया, नहीं मन किया तो नहीं किया। हाँ भाई, अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें तो नितिन गडकरी ने अच्छा काम किया, ये इसमें कोई नो डाउट नहीं है, बट यहां पे आपको देखने को मिलता है। अब देखो सुटेबल कहां रहेगा, ये सुटेबल कहां रहेगा, जहां पे सिक्रेसी की नीड होगी। कहां नीड होगी? सिक्रेसी की नीड होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में? जहां पे क्या हो भैया, सिक्रेसी की नीड हो, जहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल की जरूरत पड़े, जहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल की जरूरत पड़े, जैसे रेलवे हो गया, उसके बाद से सिक्रेसी डिफेंस हो गया। उसके बाद देखो भैया, उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पे ह्यूज फंड इन्वॉल्व होता है, ह्यूज फंड इन्वॉल्व होता है। ये देख लो, डिफेंस में, रेलवे में ह्यूज फंड इन्वॉल्व होता है कि नहीं होता है। बम गोला बारूद बनाना है, प्राइवेट कोई बना लेगा? नहीं बना लेगा। जब तक गवर्नमेंट उसका साथ नहीं देगी तब तक वो नहीं बना पाएंगे। रेलवे की अगर हम बात करें तो ट्रैक बिछाना है, ट्रेन बनवाने हैं, स्टेशन बनवाने हैं, प्लेटफॉर्म्स तैयार कराने हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर तैयार करना है, अलग अलग लाइन तैयार करनी है, ठीक है, अलग अलग गेजेस तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए फंड की जरूरत पड़ती है। तो बिना पैसे के ये सब इंक्लूड नहीं हो पाता है। ठीक है भैया, तो यहां पे आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कंप्लीट होता है। चलो अब आगे चलते हैं हम पब्लिक कॉर्पोरेशंस पे। अब आप देखो किसकी बात करेंगे हम, पब्लिक कॉर्पोरेशन, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, कॉर्पोरेशंस। ठीक, पब्लिक कॉर्पोरेशंस का मतलब क्या हो गया? पब्लिक कॉर्पोरेशंस का मतलब कि एक बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं। क्या होते हैं भैया? ये बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं। इनका पूरा का पूरा ये पार्लियामेंट के एक एक्ट के थ्रू इनका फॉर्मेशन होता है। किसके थ्रू? एक एक्ट के थ्रू फॉर्मेशन होता है। सेंटर और स्टेट ही इसको फॉर्म कर पाएंगे। कौन फॉर्म कर पाएगा? सेंटर और स्टेट ही इसको फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, LIC हो गया, एयर इंडिया, अब तो मान लो कि वो टाटा के पास चला गया है। उसके बाद से LIC फूड कॉर्पोरेशन हो गया। उसके बाद से ऑयल एंड गैस, जो ONGC की अगर हम बात करें, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन हो गया। तो ये सब जो कॉर्पोरेशन है ये स्टेट या सेंटर ही इसको बना पाते हैं। देखो कैसे, जहां तक हमको पता है कि ये एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है। क्या होता है भैया? बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं। ठीक है भैया, बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं। ठीक है, और ये बनते कैसे हैं? ये एक स्पेशल एक्ट इन अ पार्लियामेंट। किससे भैया? स्पेशल एक्ट इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट के थ्रू इनका फॉर्मेशन होता है,
जो कि सेंटर और स्टेट लेजिस्लेटिव के कंट्रोल में होता है, सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर के फॉलो अप के हिसाब से बनेगा, मतलब कि सेंटर या स्टेट ही इसको बना पाती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आया? और सबसे पहली बात कि ये फुल्ली फाइनेंस्ड होते हैं गवर्नमेंट से। किससे होते हैं? फुल्ली फाइनेंस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ही इनको पूरा पैसा देती है। अच्छा, इनकी जो पावर्स होती हैं, इनके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, इनकी जो लिमिटेशंस होती हैं, सब कुछ इस एक्ट में दिया रहेगा, सब कुछ इन एक्ट्स में दिया रहता है। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन जो होती है, पब्लिक कॉर्पोरेशन को मैंने तुमको बताया कि एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है। कंट्रोल ऑफ पावर जो होगी, अगर कंट्रोल ऑफ पावर जो होगी वो सेंटर या स्टेट के हिसाब से होगी, क्योंकि ये कंट्रोल ऑफ पावर नहीं, पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू ये बनते हैं। पार्लियामेंट में एक एक्ट होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी? मान लो LIC का ही फॉर्मेशन करना हुआ हो, LIC जब बनी हो तो सेंटर गया, भैया ऐसा है कि हमको एक ऐसी कॉर्पोरेशन चाहिए जो लाइफ इंश्योरेंस लोगों को दो एक कम कॉस्ट पे। भाई बाहर की कंपनियां अभी जो मर्चेंट थे, जो लोगों को लाइफ इंश्योरेंस दे रहे थे, वो महंगा दे रहे थे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम क्या करेंगे कि हम भी देंगे बट सस्ते रेट पे देंगे, प्रीमियम हमारा सस्ता होगा। तो LIC का फॉर्मेशन हुआ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का फॉर्मेशन हुआ। देखो नाम भी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक, फूड कॉर्पोरेशन। तो नाम से तुमको समझ में आ रहा है, फूड कॉर्पोरेशन। तो ये कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं? ये गवर्नमेंट के पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू मतलब इनको पता किया जाता है, पता किया जाता है। अब अगर फूड कॉर्पोरेशन की बात करें तो फूड कॉर्पोरेशन इसलिए भैया गोदाम्स प्रोवाइड करने के लिए, उसके बाद से फार्मर्स को हेल्प करने के लिए, फार्मर्स की चीजों पे मदद करने के लिए। तो ये सब कुछ तुम देख रहे हो किसके लिए बनाया गया? लोगों के लिए बनाया गया, लोगों को सर्विस देने के लिए बनाया गया। तो जब गवर्नमेंट इन चीजों को देना चाहती है लोगों को, तो वो एक एक्ट बनाएगी, एक पार्लियामेंट्री एक्ट बनाएगी, उस एक्ट के थ्रू इनका फॉर्मेशन होता है और उसी एक्ट में इनकी पावर, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन सब कुछ दिया रहेगा और पूरी की पूरी जो फाइनेंसिंग होगी इसकी ये गवर्नमेंट ही करेगी। बात समझ में आई? तो ये मेनली इनका फॉर्मेशन किस लिए होता है? सर्विस मोटिव के लिए होता है। किसके लिए होता है भैया? सर्विस मोटिव के लिए होता है। लोगों को सर्विस देने के लिए ही इनका फॉर्मेशन होता है। ये एक स्पेशल एक्ट के थ्रू बनते हैं। सेंटर या स्टेट लेजिस्लेशन को बना सकता है, फुल्ली फाइनेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो भी लिमिटेशंस होंगे इन एक्ट्स में दिए होंगे। ठीक है भैया? अब इनके फीचर्स की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? फीचर की बात करें तो पहला जो कहता है कि ये ऑब्वियस बात है, क्रिएटेड बाय एक्ट ऑन अ पार्लियामेंट। ये तो भी मैंने बता दिया, क्रिएटेड बाय एक्ट ऑन अ पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू एक बनाया जाता है, अभी मैंने इसको बताया आपको। अगर हम दूसरे की अगर हम बात करें तो पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव कौन से भैया? पावर, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशंस, ये सब कुछ किस में दिए होंगे? उस एक्ट में दिए होंगे, उस एक्ट में दिए होंगे। ठीक है? कंट्रोल कौन करेगा? इनको कंट्रोल कौन करेगा? अभी मैंने बताया, इनको कंट्रोल या तो सेंटर करेगी या तो फिर स्टेट करेगी, या तो सेंटर करेगी या तो फिर स्टेट करेगी। चौथा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो, इनकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है, खुद की एक आइडेंटिटी होती है जिसको कहा जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी। खुद की इनकी आइडेंटिटी होती है। तुम LIC जाओगे तो LIC करके उस पर लिखा रहता है, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, मतलब सॉरी जैसे भी हो। फूड कॉर्पोरेशन का देखोगे तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यही लिखा रहेगा। ONGC के यहाँ जाओगे तो ONGC लिखा रहेगा, उसमें कहीं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं छोटे में लिखा रहेगा, बट ये इसी नाम से चलते हैं, इसी नाम से ये काम करते हैं। इनकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है, ये अपनी आइडेंटिटी पे काम करते हैं, गवर्नमेंट की आइडेंटिटी पे काम नहीं करेंगे। LIC एकदम अलग फॉर्म है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट से यहां मतलब ही नहीं है इसका। ठीक? तो इनकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है भैया? ये कौन मैनेज करता है इनको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैनेज कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करेंगे। ठीक है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन मैनेज करेगा? इनको कौन मैनेज करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करेगा। यहीं से एक लिमिटेशन भी आता है, ये भी याद रखिएगा, यहीं से एक लिमिटेशन भी आता है। वो लिमिटेशन क्या होता है? इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करेगा? मिनिस्ट्री ही अपॉइंट करेगी ना। मिनिस्ट्री या जो तुम्हारी गवर्नमेंट है वही तो अपॉइंट करेगी। तो जब गवर्नमेंट इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगी तो तुमको लगता है क्या कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत धुले होंगे?
हाथ के एकदम साफ होंगे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एकदम नहीं। अगर गवर्नमेंट इनको अपॉइंट कर रही है तो इसका मतलब कि मामला कुछ ना कुछ चल रहा होगा, तभी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस पार्टिकुलर एजेंसी के बने हैं। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो कहने का मतलब कि यहां से भी एक लिमिटेशन मिलने को मिलता है, जिसमें ये इफिशियंसी के बारे में बात करेगा कि इनकी इफिशियंसी बहुत अच्छी नहीं होती है। चलो आओ देखो, इनका मेन मोटिव क्या होता है भैया? सर्विस प्रोवाइड करना। मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। देखो एलआईसी क्या देती है? एलआईसी सर्विस ही तो देती है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या देती है? सर्विस ही तो देती है। ओएनजीसी क्या देती है? सर्विस ही तो देती है। जब एयर इंडिया थी तो वो क्या दे रही थी? सर्विस ही तो दे रही थी। जो सब की सब क्या दे रहे थे? सर्विस ही तो दे रहे थे। एलआईसी, एफसीजी, ये सब ओएनजीसी, ये सब तुमको सर्विस ही तो देते हैं। अब एलआईसी क्या चाहते हो तो तुमको क्या दे देता है? वो तुमको लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ तुमको नया बच्चा भी दे देगा, ये लीजिए, कि नया तुम्हारा क्लोन बना के तुमको दे देगा? नहीं ना। फूड कॉर्पोरेशन में जाओगे तो वो फूड्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे कि खाना सही है कि नहीं है, जो भी सामान बेचे जा रहे हैं एफएमसीजी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सही है कि नहीं है। ओएनजीसी या तो ऑयल या नेचुरल गैस में डील कर रहा होगा, जहां तुमको वो घर में गैसेस को वो पहुंचा रहा होगा। अब ऐसा थोड़ा ना है कि तुम 400 रुपया तुम गैस का दिए हो तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारा गैस तुम्हारा पूरा घर का ही पूरा एकदम कंपनी तुम्हारी हो गई। ये सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दे ओनली प्रोवाइड सर्विसेज। इसके अलावा ये कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये कोई भी सामानों में डील नहीं करते हैं। एयर इंडिया में तुम सफर कर रहे थे तो एयर इंडिया में तुम सफर कर रहे थे, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि जहाज घर पे लेके चले आओगे कि भैया मुंबई से दिल्ली गए हैं, 4,000 10,000 रुपया दिए हैं तो जहाज हमारे घर पे उतार दीजिए, नहीं ना। तो ये सिर्फ क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब आएंगे मेरिट पे। मेरिट पे आ जाओ। पहला हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। दूसरा देखो, दूसरा होता है क्विक डिसीजन, क्विक डिसीजन। तीसरा देखो सर्विस मोटिव, सर्विस मोटिव, सर्विस मोटिव। चौथा देखो एफिशिएंट स्टाफ, एफिशिएंट स्टाफ, एफिशिएंट स्टाफ। पांचवा देखो, पांचवा तुम्हारा आ जाता है क्या? पांचवा तुम्हारा आ जाता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। खाली दिमाग घुमाने के लिए, कुछ नहीं है ये सब, कुछ नहीं मिलता है ये सब। प्रोफेशनल मैनेजमेंट देंगे। प्रोफेशनल मैनेजमेंट कहां से मिल जाएगा जी? प्रोफेशनल मैनेजमेंट कहां से मिल जाएगा भैया? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का मतलब क्या हो गया? अरे ऑब्वियस सी बात है भैया, कंट्रोल किसके पास है? कंट्रोल बोर्ड के पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। मिनिस्टर से कोई मतलब है ही नहीं। जब मिनिस्टर से मतलब नहीं है, गवर्नमेंट से मतलब नहीं है, अरे इतना बेवकूफ बनाते हैं, कोई मतलब नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी तो खाली कहने के लिए है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल कर रहे होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन चीजों को समझा रहे होंगे। एक ही कॉन्सेप्ट को इतनी बार बता देते हैं, समझना, दिमाग डिसीजन। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का मतलब क्या हो गया? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का मतलब यह हो गया कंट्रोल किसके पास होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होगा। किसके पास होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होगा। यहां पे तुमको गवर्नमेंट से कोई हस्तक्षेप नहीं है, मतलब गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफियरेंस नहीं आता है, इंटरफियरेंस नहीं आता है। अभी देखो इसके डीमेरिट में इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा अपनी एक तरफ इधर चल रहा है, इसके बाद एक तरफ इधर चला आएगा, इंटरफियरेंस हो जाएगा। गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफियरेंस नहीं होता है, तो जो गवर्नमेंट कोई भी इंटरफियरेंस नहीं करेगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल जब होता है किसी भी डिपार्टमेंट में तो ऑब्वियस सी बात है कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। डिसीजन बहुत क्विक लेते हैं, क्योंकि डिसीजन क्विक इसलिए लेंगे क्योंकि मामला यह है कि गवर्नमेंट नहीं है, यहां पे गवर्नमेंट नहीं है और इनको खुद ही डिसीजन लेने के लिए इनकी राइट्स खुद को ही दी जाती हैं। जो भी डिसीजन ये लेंगे अपने हिसाब से लेंगे। एलआईसी अगर कोई नया प्रीमियम निकालती है, एलआईसी कोई नया जीवन साथी वाला मामला निकाल के लेके आती है, तो तुमको क्या लगता है कि वो गवर्नमेंट से पूछी होगी? नहीं पूछी होगी। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया कोई नया लॉ लेके आता है, कोई नया चीज के लिए बताता है, तो क्या वो मिनिस्ट्री से पूछ के बताएगा? नहीं। तो यहां पे डिसीजन क्विक होता है क्योंकि किसी से पूछा ताछी करना ही नहीं है। सर्विस मोटिव पता है कि सर्विस दे रहे हैं। एफिशिएंट स्टाफ का मतलब क्या हो गया भैया? रिक्रूटमेंट किस हिसाब से होती है? रिक्रूटमेंट किस हिसाब से होती है? रिक्रूटमेंट तो देखते हो कि नहीं देखते हो? एलआईसी का एग्जाम कराती है, एलआईसी का एग्जाम होता है, एफसीआई का एग्जाम होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एग्जाम होता है कि नहीं होता है?
उसके बाद से एयर इंडिया का भी एग्जाम हुआ करता था, ONGC का भी एग्जाम होता है। ये सब एग्जाम कराते हैं, क्या कराते हैं, एग्जाम कराते हैं। इस एग्जाम के थ्रू ही आप पास करते हैं, तब जाके आपको क्या मिलती है, नौकरी मिलती है। तो जो ये एग्जाम पास करके गया होगा वो ऑब्वियस सी बात है वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, और अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, जिसको हर चीज की एक बेसिक जानकारी होगी, तो वो तो इफिशिएंट होगा ही होगा। उसके बाद से प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जनरली जो इनके बड़े बड़े लेवल पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी बड़ी कंपनी के ही वो काम किए होते हैं, सरकारी PSUs को संभाले होते हैं, तो उनको ही हायर करते हैं। LIC का जो मेंबर होगा, LIC का जो तुम्हारा मैनेजर होगा, LIC का जो DM होगा, LIC का जो तुम्हारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, ये हो सकता है किसी बड़े कंपनी, किसी बड़े PSUs का एक डायरेक्टर हो, फिर वो छोड़ के नौकरी आके यहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टरिंग का काम कर रहा हो। तो यहां पे मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है। डीमेरिट की बात करो तो डीमेरिट में पहला देखो क्या आता है, ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। वही देखो अभी मैंने बोला था, ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, खाली पेपर पे होता है, खाली पेपर पे होता है, ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। लैक ऑफ इनोवेशंस, लैक ऑफ इनोवेशंस, लैक ऑफ इनोवेशंस, ठीक। तीसरा देखो रिजिड स्ट्रक्चर, एंड चौथा आ जाएगा अनफेयर प्रैक्टिसेस। रिजिड स्ट्रक्चर और चौथा आ जाएगा अनफेयर प्रैक्टिस, अनफेयर प्रैक्टिस। भाई देखो मामला ये है कि एकदम बिजनेस में एक ही चीज को 10 तरीके से घुमा के बोलते हैं सब, एकदम दिमागे डिस्टर्ब हो जाता है। देखो डीमेरिट में बोला कि ऑटोनॉमी ऑन अ पेपर ओनली, अभी मेरिट में बोला था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है, ठीक है। तो अब देखो ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली कहने का मतलब ये हो गया कि खाली ये कह रहे हैं कि पेपर पे दिखाई देगा कि हाँ हमारा ऑफिस बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव, हमारा जो है सारा का सारा कंट्रोल हमारे पास है। मैंने तुमको शुरुआत में ही बताया था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट गवर्नमेंट ही करती है। और जहां गवर्नमेंट का हस्तक्षेप हुआ, गवर्नमेंट के आदमी उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तुमको लगता है कि वहां पे तुमको ऑटोनॉमी वो देंगे? गवर्नमेंट का आदमी ही उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है, तो तुमको लगता है कि उस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने देंगे अपने हिसाब से? कभी नहीं। इसीलिए यहां पे ऑटोनॉमी पेपर पे दिखती है। लैक ऑफ इनोवेशंस, ऑब्वियस सी बात है, तुमको मैंने बता दिया था कि एक बार रिक्रूटमेंट हो गई, अब इनके दिमाग में ये आ जाता है कि हमको मिली है क्या, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी मिली है, अब हम कुछ काम उम नहीं करेंगे, अब अपन सिर्फ क्या करेगा, खाएगा गुटखा, थूकेगा मुंह पे सबके, अब अपन सिर्फ पान खाएगा और बगल में थूकेगा, जहां बैठेगा वहीं कर देगा, अपन ये करेगा। अब तो इनोवेशन कहां से आएगा इनके अंदर? रिजिड स्ट्रक्चर होता है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। जाओ कभी, तुमको एक एग्जांपल हम बताते हैं, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। हमारे पिताजी थे, पिताजी को LIC का फॉर्म मतलब भरवाए थे। अब वो LIC का पैसा निकलवाते समय अरे बाप रे बाप, नरक हो गया था। ऐसा लग रहा था कि हम फांसी लगा लें। वो जैसे लग रहा था कि अपना ही पैसा हम निकलवाने के लिए हमको इतना तेल लगाना पड़ा, इतना तेल लगाना पड़ा कि मत पूछो। मतलब एक छोटा सा अमाउंट, करीबन 40-50 हजार का अमाउंट निकालने के लिए इतना ज्यादा दिक्कत हुई हमको। जाएं तो ये वाला कागज लेके आइए, अच्छा चलो ठीक है, कागज लेके पहुंचे। ये वाला कागज नहीं है, वो लेके पहुंचे। ये वाला कागज नहीं है, वो लेके पहुंचे। कल आइए, अच्छा कल गए। परसों आइए तो साहब नहीं है, तो मैडम नहीं है, तो मैडम के घर शादी पड़ा है। अरे यार, हमको 4 महीना लग गया 40,000 रुपये निकलवाने में। ऐसा लग रहा था कि हम पैसा ही छोड़ दें एकदम। तो इतना ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर कर देते हैं कि आदमी एकदम परेशान हो जाता है। हाँ, देना रहेगा तो दौड़ दौड़ के लोग बेचेंगे। जो तुम्हारे LIC एजेंट होते हैं दौड़ दौड़ के दिलवा देंगे, कह रहे ले लीजिए LIC, ले लीजिए LIC, ले लीजिए। और जब तुमको मांगना होगा अपना पैसा, कोई फोन नहीं उठाता है। तो ऐसे सब हैं, ये सब बेवकूफ बनाते हैं। अनफेयर प्रैक्टिसेस करेंगे, अनफेयर प्रैक्टिसेस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है भाई। FCI के गोदाम में चले जाओ, FCI के गोदाम में तुम चले गए तो पता चला हुआ है कि जो बड़े बड़े पैसेदार, जो बड़े बड़े हौलदार हैं, वो अपना सामान वहीं रखवाए हैं। तुमको रखवाने के लिए अगर तुम बोलोगे तो तुमको मार के भगा देंगे सब। इतना ज्यादा तुमसे चार्ज कर देंगे, तुमको मन करेगा कि फेंक फाक दें सब।
एफसीआई के गोदाम में जनरली आप एफसीआई के गोदाम में जाइए और एफसीआई के गोदाम में कहिए कि भैया ऐसा है कि हमको अपना आलू रखवाना है, पोटैटो रखवाना है हमको, जाओ, और ये तुमसे अंडे बंडे पैसा मांगेगा। जनरल रेट यहाँ पे स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। किसके हिसाब से होता है? स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। जनरल रेट स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है, उस पूरे के पूरे एरिया पे जितना आपको आलू, जो भी सामान आपको वहां रखवाना है। जगह रहेगी तब भी कहेंगे सब कि जगह नहीं है, स्क्वायर फीट के हिसाब से 2 रुपये बढ़ा के दीजिए। अब जिसको 1000 स्क्वायर फीट लेना हो, 1000 स्क्वायर फीट में अपना सामान रखवाना हो, 1 स्क्वायर फीट पे अगर वो 2 रुपये बढ़ा देगा तो क्या, तो 40,000 रुपये फीट पे ऐसा ही बढ़ गया। वो क्या करेगा? पागल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं। एलआईसी में जब मैं पैसा निकलवाने गया था, मुझसे उन्होंने कहा था, मुझे 40,000 रुपये निकलवाना था, मुझसे कहा कि इसका 10% दीजिए, 10% दीजिए, कल का कल काम हो जाएगा। ये क्या है? मैंने ही पैसा दिया था अपना, उस 40,000 रुपये निकलवाने के लिए मुझे 10% देना पड़ेगा। क्यों देंगे भाई? हम तुमसे 10% लेना ले ले। तो मैं कहा ठीक है, मैं 4 महीने आऊंगा, बट मैं 4,000 रुपये तो दूंगा नहीं तुमको, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा 40,000 का तेल जल जाएगा, कोई मुझे चलेगा, बट मैं तुमको 4,000 रुपये किस बात का दूं? अपना पैसा निकलवाने के लिए दूं तुमको। तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा? तो यहां पे ये कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा? होप करता हूं आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और थोड़ा सा आपकी तरफ से लव, थोड़ा सा मेरी तरफ से लव। ओके बेटा, बाय।